नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बिना समय लिए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं जहां हम लोग छोड़े थे उसी के आगे से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था भैया कि हम लोगों ने क्या किया था, साहित्य इतिहास लिखने में जो प्रयास किया गया उन सभी कवियों को देख लिया था। अब भैया कालक्रम का निर्धारण किसने किस रूप से किया और किस तरीके से किया, आज इस तथ्य को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को पता है भैया कि सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किसने किया था, तो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था भैया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने सबसे पहले कालक्रम का निर्धारण करने का प्रयास किया था। अब भैया एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह पहले इन्होंने कुल कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने हिंदी साहित्य को कुल 11 भागों में बांटा। कितने भाग में भैया? 11 भाग में बांटा। ठीक, हिंदी साहित्य को इन्होंने कुल कितने भागों में बांटा? 11 भागों में बांटा, जिसमें से पहला हमारा था भैया चारण काल। सबसे पहला जो समय इन्होंने निर्धारित किया भैया वह चारण काल के नाम से निर्धारित किया, और इसका समय इन्होंने जो माना था भैया वो 700 से 1300 ईस्वी तक माना था भैया। 700 से 1300 ईस्वी तक इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया, और काल विभाजन में इन्होंने जो पहला काल माना था भैया वो 700 से 1300 ईस्वी तक माना था। इनका जो दूसरा काल विभाजन का प्रयास किया, दूसरा जो नाम था वह था भैया 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। अगर आपसे पूछता भैया कि 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया? यह 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण क्यों कहा गया भैया? कि हम सभी को पता है 15वीं शताब्दी तक हमारा कौन सा युग आ गया था? भक्ति, जितने भी कवि थे वो भक्ति की तरफ विमुख हो गए थे। तो वहाँ से हमारा भक्ति काल शुरू होता है, और जहाँ से हमारा भक्ति काल शुरू होता है उसे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने नाम दे दिया भैया 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इनका जो तीसरा नाम था भैया वह था जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता। जायसी की प्रेम कविता, हम सबको पता है जायसी क्या थे भैया? सूफी संत थे, यानी सूफी कवि थे भैया। ठीक, सूफी कवि प्रेम के माध्यम से कविता करते थे भैया, और जायसी जी ने इसी चीज को अपनाया, तो इन्होंने एक युग का ही नाम दे दिया कि जायसी की प्रेम कविता। चौथे युग को देखते हैं भैया। चौथे युग का नाम इन्होंने दिया था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, यानी इन्होंने चौथा जो नाम दिया वो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम दिया। ठीक, इन्हीं के अनुसार चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं भैया। पांचवा इन्होंने नाम दिया था मुगल दरबार। यानी जो हमारे यहाँ मुगल राजा थे उनके भी दरबार में कविताएं होती थी, काव्य पाठ होता था, कवि रहते थे। ठीक, और वो भी उनके शौर्य का वर्णन और अपने मुगल साम्राज्य में क्या हुआ था, हमारे हिंदू राजा मुगलों से भी लड़ाइयाँ करते थे, उसमें जो शौर्य का वर्णन किया जाता था, ऐसे कवियों को लेकर उन्होंने लिखा भैया मुगल साम्राज्य। ठीक, संप्रदाय। छठा इन्होंने मुगल दरबार। छठवा इन्होंने लिखा था भैया तुलसीदास। छठा इनका था तुलसीदास। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास के बाद इन्होंने लिखा था भैया रीति काव्य।
ध्यान दीजिएगा, रीत युग और रीत काल, ये रीत काल आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और रीत युग जो नाम दिया था भैया वो श्याम सुंदर दास ने दिया था। लेकिन रीति काव्य किसने नाम दिया, तो चार्ल्स ग्रियर्सन जी ने दिया था। 7वां रीति काव्य, रीति काव्य, ठीक। अच्छा, इन्होंने 8वां जो नाम दिया भैया, तुलसी के परवर्ती कवि, यानी बाद, तुलसी के परवर्ती कवि, 8वां नाम दिया इन्होंने तुलसी के परवर्ती कवि। अच्छा, इन्होंने 9वां नाम भी दिया, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी 9वां नाम इन्होंने दिया था भैया, 18वीं शताब्दी, ठीक। अच्छा, इन्होंने 10वां नाम दिया था भैया, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 10वां नाम था, 10वां, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का मतलब था भैया, कंपनी हमारे यहाँ आ चुकी थी। कंपनी का मतलब वही ईस्ट इंडिया कंपनी। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी भैया। उन्होंने कहा कि अब जो कार्य हमारे कानून मतलब राजाओं के द्वारा चलता था, अब वो कार्य कंपनी के माध्यम से चलेगा। तो इन्होंने उसी का नाम दिया कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अच्छा, अब इन्होंने महारानी विक्टोरिया, जब महारानी विक्टोरिया जी आ गए तो इन्होंने 11वां नाम दिया, महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ठीक, शासन काल में हिंदुस्तान। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कुल कितना विभाजन किया भैया, 11 नाम दिया, ठीक। एक बार फिर से आप सभी लोग 11वां नाम को देख लीजिए भैया, क्या क्या नाम दिया इन्होंने। पहला दिया भैया चारण काल। अच्छा, चारण काल का समय इन्होंने कब से कब तक माना भैया, तो आप सभी लोग जानते हैं 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा नाम दिया भैया 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा नाम दिया था भैया जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल दरबार। 6ठा था तुलसीदास। 7वां था रीति काव्य। 8वां तुलसी के परवर्ती कवि। 9वां था 18वीं शताब्दी और 10वां था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। कहीं कहीं शासन में हिंदुस्तान, चाहे शासन काल में हिंदुस्तान, कोई दिक्कत उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। आगे हम देखेंगे अगले कौन से लेखक आते हैं और उन्होंने क्या शासनकाल क्या नाम दिया, यानी किस प्रकार के काल विभाजन को उन्होंने किया, ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे भैया। जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप बढ़ेंगे और हम भी उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक। इसलिए बढ़ाने की कोशिश हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। चलिए भैया बढ़ाते रहिए। एक बार इसके साथ लीजिएगा, चलते हैं हम। चलिए भैया यहाँ रखा है, आगे चलते हैं। चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं जो आपके सबसे महत्वपूर्ण लेखक होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ठीक, ये देखिए इनका साहित्य अगर हिंदी की दृष्टि से देखा जाए भैया तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी काल विभाजन किया भैया, इन्होंने दोहरा नामकरण किया। ठीक, जैसे इन्होंने काल दिया था भैया, पहला इनका काल था वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। ठीक, इन्होंने दोहरा नामकरण भी, वीरगाथा काल ही नहीं, इन्होंने कहा कि ये वीरगाथा वीरों का काल था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने आदिकाल भी माना। ठीक, आदिकाल। ठीक, वीरगाथा काल के साथ साथ इन्होंने आदिकाल भी माना। और इन्होंने जो समय निर्धारित किया भैया, वह समय निर्धारित किया था 1050 से 1375 विक्रमी संवत। 1050 से 1375 विक्रमी संवत इन्होंने दूसरा काल विभाजन किया भैया। दूसरा इन्होंने किया था भैया भक्ति काल। भक्ति काल। ठीक, अच्छा, भक्ति काल को इन्होंने एक और नाम दिया भैया पूर्व मध्य काल। अभी आप पढ़ेंगे ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया, यानी दो दो नाम देते चले गए भैया ये। ठीक, एक नाम अपना, एक नाम अन्य कवि का, दो दो नाम देते चले गए। ठीक, तो इसी को पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल, इसका जो समय माना गया भैया वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ध्यान दीजिएगा, विक्रमी संवत से जैसे ही आप भैया 57 घटाएंगे वहाँ सन आ जाएगा। जैसे 1050 से 57 घटा देंगे तो भैया 993 आ जाएगा, और जो 993 आएगा वह आपका ईस्वी होगा, सन होगा। ठीक, चलिए, किंवदंती तो चलती रहती हैं। अच्छा, तीसरे की बात करें भैया, तीसरा आपका था रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने भैया उत्तर मध्यकाल भी कहा। और इसका जो समय था भैया वह था 1700 से 1900 विक्रमी संवत। 1700 से 1900 विक्रमी संवत। अब इन्होंने चौथा भी नामकरण किया। चौथा नामकरण किया था इन्होंने आधुनिक काल। इसी को इन्होंने कहा था गद्य काल, या इसी को आधुनिक काल। अच्छा, इन्होंने गद्य काल क्यों कहा भैया? तो ध्यान दीजिएगा, गद्य काल इन्होंने इसलिए कहा भैया क्योंकि यहाँ पर आते थे। देखिए, आपका आदिकाल हो गया, अभी तो हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो बताएंगे। आदिकाल में कहीं भी गद्यात्मक खंड नहीं लिखे गए, कहीं इक्का दुक्का लिखा गया। वो अलग अलग कवियों ने अलग अलग कवियों को मान लिया था, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग कवियों को मान लिया था कि भैया हाँ, इन्होंने थोड़ा सा गद्य लिखा था, इन्होंने कहीं छिटपुट ग्रंथ, एक दो ग्रंथ केवल मिलते हैं। लेकिन जब आपका आधुनिक काल आया भैया तो सभी लोगों ने कहानियां, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त, संस्मरण, जीवनी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र सब लिखना शुरू कर दिए भैया। तो इसलिए इन्होंने इस काल को भैया गद्य काल भी नाम दिया। अच्छा, इसका जो समय था भैया 1900 से 1984 विक्रमी संवत। 1900 से 1984 विक्रमी संवत। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था भैया, गद्य काल को दो भागों में बांट दिया, यानी आधुनिक काल को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया आपका काव्यखंड, एक हो गया था गद्यखंड।
ठीक, एक हो गया था काव्यखंड, एक हो गया था गद्यखंड। अच्छा, फिर आगे की अगर चर्चा करें भैया तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने काव्यखंड को भी कितने भागों में बांट दिया, तो काव्यखंड को भी 2 भागों में बांट दिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल को 2 भागों में तो बांटा ही, काव्यखंड और गद्यखंड, लेकिन इन्होंने क्या किया भैया, जो काव्यखंड था उसको पुनः 2 भागों में बांट दिया। ठीक, और पुनः 2 भागों में बांटा भैया काव्यखंड को, एक पुरानी काव्यधारा, एक नई काव्यधारा। पुरानी काव्यधारा ठीक, और इन्होंने बांटा भैया नई काव्यधारा। पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। अब आप ध्यान दीजिएगा, पुरानी काव्यधारा को इन्होंने कब से कब तक माना भैया, तो ध्यान दीजिएगा 1900 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक, 1900 से 1925 विक्रमी संवत। और नई काव्यधारा को इन्होंने भैया 1925 से 1984 विक्रमी संवत माना। लेकिन बात इतने तक केवल नहीं थमी, बात आगे बढ़ती गई। ठीक, बात आगे बढ़ती गई। अभी इन्होंने नई काव्यधारा को भी कई उत्थानों में बांट दिया, 3 उत्थानों में बांट दिए भैया। ठीक, अच्छा, एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले मैं एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों को, फिर इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वीर गाथा काल इन्होंने अपना खुद का नाम दिया, आदिकाल दूसरे से चुरा लिया। ठीक, इसलिए ये दोहरा नामकरण करते गए भैया। ठीक, अच्छा, आदिकाल या वीर गाथा काल को इन्होंने कब से कब तक माना भैया, तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना। ठीक, अच्छा, भक्ति काल इनका खुद का नामकरण था भैया। अच्छा, इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहना उचित समझा। ठीक, और इसको भैया इन्होंने 1375 से 1700 विक्रमी संवत मान लिया। रीतिकाल इनका खुद का नाम था, इन्होंने उसको उत्तर मध्यकाल कहीं से चुरा लिया। चुराने का मतलब वही हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी आप मिलेंगे भैया तो उन्होंने इसको कहा था। ठीक, अच्छा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय अलग था, इनका समय अलग था, बस यही इतना अंतर था। ठीक, अच्छा, फिर इन्होंने भैया गद्य काल लिखा, इसी को इन्होंने आधुनिक काल भी कहा। अच्छा, गद्य काल को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक काव्यखंड, एक गद्यखंड। फिर काव्यखंड को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया भैया, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। पुरानी काव्यधारा को 1900 से 1925 विक्रमी संवत और नई काव्यधारा को 1925 से 1984 विक्रमी संवत इन्होंने बांटा भैया। अच्छा, एक बार इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, फिर हम नई काव्यधारा को 3 भागों में बांटकर देख लेते हैं इनके अनुसार। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया, अच्छा, नोट्स आप लोग बनाते चलिए भैया, जहाँ जितना मिल रहा है सब नोट्स बनाते चलिए। और आप लोगों को भैया मैं अगर ये क्लास दे रहा हूँ तो आपका दायित्व भी बनता है, थोड़ा सा शेयर जरूर करें आप लोग। अगर शेयर करेंगे भैया तो उसमें मुझे भी आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान को अर्जित कर सकें। ठीक, चलिए भैया, नई काव्यधारा को इन्होंने क्या किया था, नई काव्यधारा, नई काव्यधारा, नई काव्यधारा को भैया इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक, एक था भैया प्रथम उत्थान, यानी आप ये भी कह सकते हैं 3 उत्थानों में बांट दिया था भैया। ठीक, प्रथम उत्थान, एक था भैया द्वितीय उत्थान, और एक था आपका तृतीय उत्थान। ठीक, अच्छा, प्रथम उत्थान को भैया भारतेंदु युग,
द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग, और इन्होंने तृतीय उत्थान को भैया छायावादी युग नाम दिया। छायावादी युग नाम दिया। अब बात आती है समय की भैया, कि किसको इन्होंने क्या समय दिया। अगर समय की बात करते हैं भैया तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम उत्थान जो था इनका वो था 1925। देखिए पुरानी काव्यधारा 1925 थी, तो नई काव्यधारा 1925 के बाद ही चलेगी ना। बस 25-25 साल में बांट दीजिए आप, बहुत सरल है। बस एक बार दिमाग में बैठ गया तो गुरुजी सब सरल। ठीक, आते हैं भैया। अब देखिए इसको इन्होंने 1925 से 1950 विक्रमी संवत, ठीक। द्वितीय उत्थान को भैया 1950 से 1975 विक्रमी संवत, ठीक। और तृतीय उत्थान की बात की जाए भैया तो तृतीय उत्थान था भैया आपका 1975 से 1984 विक्रमी संवत, ये था, ठीक। 1984 विक्रमी संवत, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन था, ठीक। सबसे देखिए होता क्या है, सब मिला जुला के नाम भैया वही है। बस चीजें आपको दिमाग में बैठानी है कि किसकी क्या मानसिकता थी, उसी के साथ आप अपनी मानसिकता को जोड़ दीजिए, बातें खत्म, याददाश्त अच्छी, चीजें हो जाएंगी याद, ठीक। चलिए आते हैं भैया। अब अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले भी लेखक को देखते हैं। और कई लोगों ने इस काल विभाजन के ना कई नाम देते चले गए कई लोगों ने, तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। अब हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन की बात की जाए भैया तो इन्होंने हिंदी साहित्य के पहले काल को क्या कहा, तो आदिकाल कहा। अगर आपसे पूछता है आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया भैया। अच्छा समय कब से कब तक माना, तो इन्होंने जो समय माना था भैया उस सन 1000 से 1400 ईस्वी, इन्होंने ईस्वी में माना था, ठीक। दूसरा इन्होंने जो नाम दिया था भैया, दूसरा नाम था पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। अच्छा पूर्व मध्य काल को इन्होंने माना था भैया सन 1400 से 1975, सॉरी 1700 1975 कहाँ से निकल गया मेरे मुंह से 1700 ईस्वी। कभी कभी बातें निकल आती, सोचना पड़ता आखिर ये बात मेरे दिमाग में आ क्यों गई, ठीक। यानी मैं कुछ और सोच रहा था, कोई बात नहीं, ठीक। आप लोग अपने हैं, ठीक। तीसरा आता भैया उत्तर मध्यकाल। मुझे कभी कभी एक बात याद आती है कि इंसान अपने शान शौकत को, समझदारी को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा लेता है। कहते हैं ना
कि इंसान जिंदगी ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो इस चीज के पीछे हम क्यों भागे भाई? आप अगर जिंदगी जी रहे हैं भैया तो इतना बिंदास हो के जी लीजिए, सोच लीजिए कि अगले क्षण ही मेरी मौत है और आजा मौत गले लग जा। इस हिसाब से आप जिंदगी जी लीजिए, तब आप जिंदगी जी पाएंगे। और अगर जिंदगी की असली कीमत आपको समझना है तो उससे पूछिए जो ट्रैक पे खड़ा हो और सामने से ट्रेन गुजर गई हो और बाल बाल बच गया हो, उससे पूछिए जिंदगी क्या हाल होती है। कभी ऐसी घटना जिसके साथ हुई हो उससे पूछिए, असली जिंदगी जीने का राज वही बताएगा। अब खोज के आप उससे मुलाकात करिएगा। ठीक, आते भैया उत्तर मध्यकाल में ना। उत्तर मध्यकाल की बात करें भैया तो इसे इन्होंने माना था सन 1700 से 1900 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी। अगला है भैया इनका आधुनिक काल, चौथा आधुनिक काल। और आधुनिक काल का समय इन्होंने माना था भैया सन 1900 से अब तक। यानी अब तक का मतलब भैया आज तक नहीं, जब वो जी रहे थे तब लिखे थे, यानी अब तक। और आधुनिक काल के बाद भैया ध्यान दीजिए कोई ऐसा काल विभाजन भी नहीं हुआ उसमें। अब बाद में आप जब पढ़ेंगे भैया तो हम आपको बताएंगे इसके बाद अकविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, नई पीढ़ी की कविता, इस सब भैया सामंतवादी कविता, राजनैतिक कविता, कई कविताएं आती चली गई, बदलता गया युग। आज का युग क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज हम किस कविता के आधार पर चल रहे हैं, कैसी कविताएं चल रही हैं, किस आनंद में हम जी रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस आपका एक काम, वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए। अभी मेरी कोशिश है कि मैं अभी देखिए ना, तो आप भले मेरी बातों से संतुष्ट हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इतना ही पढ़ा के संतुष्ट नहीं हूँ, समय अभाव है। अन्यथा मैं आपको वो चीज़ दूंगा ना जो चीज़ें आप उम्मीद नहीं कर रहे होगे, और कहीं यूट्यूब पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समय है ना, क्योंकि जिस सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं उसी सीढ़ी पर हम भी चढ़ रहे हैं। बस आपका नज़रिया और ज्ञान थोड़ा सा अलग है और मेरी नज़रिया, मेरा ज्ञान थोड़ा सा अलग है। बस यही चीज़ें हैं, बाकी हम आप तो एक ही साथ, एक साथ चल रहे हैं। मंजिल को पाना सबको भैया, ये एक साथ चलेंगे। ठीक, चलिए एक बार सभी लोग इसका साथ लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला देखते हैं भैया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की जाए भैया, तीनों ने सबसे पहले क्या नाम दिया था? संधि काल। संधि काल, ठीक। और संधि काल को इन्होंने माना कब तक भैया? तो संवत 750 से 1000 विक्रमी। मुझे यहाँ से लिखना चाहिए, संवत 750 से 1000 विक्रमी तक, ठीक, या 750 से 1000 विक्रमी संवत भी आप कह सकते हैं। इन्होंने दूसरा दिया भैया चारण काल। दूसरा चारण काल, क्या नाम दिया? चारण काल, ठीक। और चारण काल का समय इन्होंने माना भैया संवत
1000 से 1375 विक्रमी। ठीक। अच्छा, अब आपसे अगर कभी पूछता है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो आप सीधा बताइए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। लेकिन आदिकाल को संधि एवं चारण काल, देखिए आदिकाल का समय यहां तक आया था, रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक माना था, तो आप सीधा बताएंगे भैया 1050 से 1375 विक्रमी संवत, वही विक्रमी संवत यहाँ तक आया है। तो इन दोनों को हम आदिकाल के रूप में जानते हैं। इसलिए कभी आपसे पूछता है कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, तो आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहने का श्रेय भैया डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जाता है। ठीक, आगे आइए, अगला देखते हैं भैया। इन्होंने कहा भक्ति काल, तीसरा भक्ति काल। इसका समय इन्होंने माना भैया संवत 1375 से 1700 विक्रमी, 1375 से 1700 विक्रमी। ठीक, फिर इन्हीं के अनुसार भैया चौथा आता है। ठीक, चौथा आता है रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने माना भैया 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने पांचवा काल विभाजन भी किया। इन्होंने कुल हिंदी साहित्य को कुल कितने, आपसे देखिए ये सब भी क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन कुल कितने भागों में किया, तो आप सीधे सीधे बताएंगे भैया 5 भागों में किया। इसलिए मैं नंबर डाल के भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक, चौथा था इनका आधुनिक काल। और इसका समय था भैया संवत 1900 से अब तक, यानी संधि काल मिला था भैया इनको 750 से 1000 विक्रमी संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत, फिर भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक संवत, विक्रमी संवत 1900 से अब तक। ठीक, तो ये रहे कुछ काल विभाजन भैया। आज इतने लोगों को हम देखते हैं, कल और भी हम देखेंगे इन्हीं काल विभाजन को भैया। एक एपिसोड और आप देखिएगा, एक भाग और देखिएगा, बाकी ये हो जाएगा खत्म, तब हम लोग आदिकाल की शुरुआत कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भैया। सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाइयाँ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भैया। धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय।